हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर शिक्षा विषय वाले लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बालक, अवधारणा एवं समझ। आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इसे पूरा सुनेंगे तो आपको विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की का मतलब क्या है और उन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस विषय का परिचय क्या है कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक कौन से हैं। विशिष्ट का अर्थ है सामान्य से अलग, और यहाँ सामान्य से अलग होने का अर्थ है कि एक बालक की अपनी शारीरिक व मानसिक आयु के अनुसार अपने कार्यों को पूरा करने की, नए प्रत्ययों को अधिगम करने की जो गति है, जो गुणवत्ता है, स्वीकृत मानकों के अनुसार अगर वो है तो वो सामान्य है, और यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे बालकों को विशेष बालक के रूप में देखा जाता है। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे की शारीरिक आयु मान लीजिए 15 साल की है, लेकिन वो और उसकी मानसिक आयु 5 साल के बच्चे की है, यानी कि बच्चा तो शारीरिक रूप से बढ़कर 15 साल का हो गया है, लेकिन जो उसकी सोच है, उसके जो काम करने का तरीका है, वो एक 5 साल के बच्चे के जैसा है, तो हम इस बच्चे को सामान्य बालक नहीं कहेंगे। वो एक विशिष्ट बालक होगा जिसकी कुछ विशेष जरूरतें हो सकती हैं। तो सामान्य बालक क्या होगा इसमें कि बालक की आयु भी 15 साल की है, शारीरिक आयु भी 15 साल की है और उसकी मानसिक आयु भी 15 साल की है, यानी कि वो शरीर से भी उतना ही बड़ा है जितना कि वो अपने दिमाग से और मन से बड़ा है। तो ऐसे बच्चे को सामान्य बालक कहेंगे। लेकिन अगर बच्चा शारीरिक रूप से 15 साल का है, लेकिन उसकी जो सोच है, उसकी जो मानसिक क्षमता है, वो 25 साल के व्यक्ति जितनी है, तो वह भी सामान्य बालक नहीं होगा, वो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा, तो वो भी एक प्रकार से विशिष्ट बालक ही है। तो जो बच्चा सामान्य से अलग है, समझ रहे आप, वह विशिष्ट होगा। वह बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा या तो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, यानी कि उम्र 15 साल की और दिमाग 25 साल के व्यक्ति का, अथवा सामान्य बालकों की तुलना में कम प्रतिभाशाली होते हैं, यानी कि शारीरिक आयु 15 साल की लेकिन मानसिक आयु 5 साल की। समझ पा रहे हैं आप? तो जो शारीरिक और मानसिक आयु है, अगर वो एक जैसी है तो बच्चा सामान्य होगा, अगर वो अलग है तो बच्चा विशिष्ट माना जाएगा। इसे आप इस ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसमें जो आप इस एरो के माध्यम से आप इसको देख पाएंगे कि ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हमने बिल्कुल बीचों बीच जीरो पर एक लाइन डाली है। जीरो से दाईं तरफ प्रतिभाशाली बच्चे, यानी कि धनात्मक संख्याएं आती हैं, +1, +2, +3। ठीक है। इसी तरह जीरो के बाईं तरफ माइनस की संख्याएं आती हैं। समझ रहे हैं आप? -1, ये देखिए -1, -2, -3, ये भी विशेष बालक है। लेकिन यहाँ पर जो ये माइनस का निशान लगाया गया है वो इसलिए क्योंकि ये बच्चे अपनी मानसिक क्षमता में कम है, यानी कि उम्र तो दोनों ही बालकों की समान मानी जाएगी, यानी कि जीरो पर, यानी कि बच्चा 5 साल का भी हो सकता है, 10 का भी, 15 का भी, 20 का भी। लेकिन अगर आप बाईं तरफ चलेंगे तो उन बच्चों की मानसिक क्षमता कम है, और यदि हम दाईं तरफ चलेंगे तो उनकी मानसिक क्षमता ज्यादा है। इसलिए जिनकी मानसिक क्षमता ज्यादा होगी उन्हें प्रतिभाशाली बालकों के रूप में जाना जाएगा, और जिनकी मानसिक क्षमता कम है उन्हें पिछड़े बालकों के रूप में जाना जाएगा। और जो जीरो पर लाई करते हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं आप, वह सामान्य बालक हैं, यानी कि उनकी शारीरिक और मानसिक आयु एक जैसी है। अब देखिए कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन, यानी कि जिन व्यक्तियों की मानसिक क्षमता उनकी शारीरिक आयु से ज्यादा है, यानी कि शारीरिक आयु 15 साल की, मानसिक आयु 25 साल की, तो वो कौन से बच्चे होंगे? प्रतिभाशाली बच्चे। तो ऐसे बच्चों का अध्ययन लेविस टर्मन ने 1925 में किया था। उन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, और इस बुद्धि परीक्षण में उन्होंने कहा कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनमें दो विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, उनके कार्य के निष्पादन का स्तर
उच्च होता है, यानी कि वो किसी भी काम को बहुत बेहतर ढंग से करते हैं, उस काम की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। और नंबर 2, वह उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, यानी कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं वो हमेशा और आगे बढ़ने के प्रयास लगातार करते रहते हैं। तो लेविस टर्मन ने 1925 में 2 विशेषताएं बताई कि पहला, उनका कार्य करने का ढंग बहुत बेहतर होता है, उनके द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता बहुत बेहतर होती है। और नंबर 2, कि वो उत्कृष्टता के लिए, अपनी बेहतरी के लिए लगातार प्रयास करते हैं। इन 2 के अतिरिक्त प्रतिभाशाली कहे जाने वाले बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, उच्च स्तरीय चिंतन, यानी कि जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं उनकी मानसिक क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए वो बड़े लेवल की चीजों को सोच पाते हैं, यानी कि वो अमूर्त चिंतन भी कर पाते हैं। जिन चीजों को हम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वहां पर भी उनका चिंतन स्तर बहुत बेहतर होता है। तो ऐसे बालकों का विज्ञान और गणित विषय में विशेष तौर पर बेहतर कमांड पाया जाता है। नंबर 2, समस्या समाधान व निर्णय क्षमता। प्रतिभाशाली बालकों की जो समस्या को हल करने की गति है वो बहुत तेज होती है। नंबर 1, लगभग उनके पास सभी समस्याओं के समाधान मौजूद होते हैं और जिनके समाधान उन्हें नहीं मिलते उसके लिए वो लगातार प्रयास करते हैं। और जब वो समस्या समाधान कौन व्यक्ति करेगा? जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होगी, यानी कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों में निर्णय लेने की क्षमता भी पाई जाती है। कोई चीज गलत है या सही है, उन्हें क्या करना है, वो इस बारे में बहुत सटीक और सही निर्णय ले पाते हैं। नंबर 3, ध्यान केंद्रण की उच्च क्षमता, यानी कि जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं उनमें किसी भी काम को करने के लिए जितने ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है उनमें वो क्षमता पाई जाती है, यानी कि वो एक ही काम पर, एक ही वस्तु पर बहुत देर तक ध्यान लगाकर काम कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जिनमें प्रतिभा ज्यादा होती है उनका फोकस पॉइंट, किसी भी काम पर ध्यान लगाने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। और इसका चौथा पॉइंट है कौशलों का भरपूर उपयोग। प्रतिभाशाली बालकों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि हमारे अंदर किस तरह की विशेषताएं हैं, और वो जो भी उनके अंदर विशेषता है, चाहे वो अच्छा लेखन की हो, या वो किसी काम को बहुत बेहतर ढंग से करने की हो, या वो किसी वस्तु पर, किसी घटना पर सोचने की हो, उन सब चीजों को वो बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। यानी कि उनके अंदर जितनी भी गुण हैं, जितनी भी क्षमताएं हैं, वो उन सभी क्षमताओं का पूरा प्रयोग कर पाते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, यानी कि उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से या किसी बाहरी घटना से प्रेरणा लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो अपने अंदर से ही, उनके अंदर एक भावना रहती है कि मुझे और बेहतर काम करना है और बेहतर काम करना है। और ये विशेषता उनमें कैसे आ पाती है कि वो अपने कार्य से आनंद की प्राप्ति करते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली व्यक्ति प्राय वही काम करते हैं जिस काम को करने में उन्हें बहुत मजा आता है, वो उसको बहुत रुचि लेकर करते हैं। और शायद इसीलिए, क्योंकि उनको काम करने में बड़ा मजा आ रहा है, वो उनकी रुचि का काम है, इसीलिए वो उसको बहुत बेहतर ढंग से कर भी पाते हैं। और इसमें एक और पॉइंट है कि आत्मविश्वास व रचनात्मकता के गुण, कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनमें आत्मविश्वास पाया जाता है, और उसी आत्मविश्वास के बल पर वो अपनी, उनके अंदर जितने भी गुण होते हैं उन सबका एक साथ इस्तेमाल कर पाते हैं। तो वो कुछ नई चीजों की रचना भी कर पाते हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान क्या है? अब अगर मैंने आपको इतनी सारी विशेषताएं बताई हैं, आप किसी व्यक्ति में ये विशेषता देखते हैं, किसी बालक में देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो बालक जो है वो प्रतिभाशाली होगा। इसके अलावा टर्मन ने ही प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए ये 3 बिंदु और बताए कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में प्राप्तांक, यानी कि बच्चों का समूह बनाकर, जैसे कि पूरी किसी क्लास, एक क्लास का समूह बना लीजिए, लड़कों का बना लीजिए, लड़कियों का बना लीजिए, उनका मिक्स बना दीजिए और उन्हें कोई टेस्ट करने के लिए दीजिए, कोई भी बुद्धि परीक्षण करने के लिए दीजिए। उस पेपर में उन बच्चों ने जितने अंक प्राप्त किए हैं, तो जिन्होंने अधिकतम अंक प्राप्त किए होंगे वह प्रतिभाशाली बालक माने जाएंगे। ठीक है। नंबर 2, शिक्षक व अभिभावकों का साक्षात्कार।
प्राय जो टीचर है उसे भी ये पता होता है कि उसकी क्लास में कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, तो आप टीचर से बात करके भी इस बारे में जान सकते हैं कि कौन से बालक प्रतिभाशाली होंगे। अभिभावकों का साक्षात्कार, जब आप पेरेंट्स से बातचीत करते हैं तो पेरेंट्स भी जब अपने बच्चों की विशेषताओं के बारे में बताते हैं कि इसमें ये है, ये बहुत अच्छा डांस करता है, ये बहुत गाना अच्छा गाता है, इसका लेखन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजों को क्रिएट कर लेता है, तो शिक्षक और अभिभावकों के साक्षात्कार के माध्यम से भी हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर पाते हैं। बालक का गहन व विस्तृत निरीक्षण, आप बच्चे का ऑब्जर्वेशन कीजिए, लगातार उसे काम करते हुए देखिए, उसे याद करते हुए देखिए, अलग अलग तरीकों से काम करते हुए जब आप उस बच्चे को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि किस तरीके से वह बच्चा काम कर रहा है, और आप काम करने के ढंग से, और उसने काम कैसा किया है, मतलब एक तो विधि क्या है काम करने की, और दूसरा वो काम कैसा किया है उसने, इससे हमें पता चल जाता है कि वह बालक प्रतिभाशाली है। अब है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता जो है वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की या बालक की बहुत बेहतरीन पहचान होती है। तो किसी भी व्यक्ति, कार्य या इकाई को सृजनात्मक माना जाता है जबकि उसमें समाहित हो, यानी कि हम किसी व्यक्ति को रचनात्मक कब कहेंगे? अब रचनात्मकता का या सृजनात्मकता का मतलब शब्द एक ही है, सृजनात्मकता या रचनात्मकता, कि आप किसे मानेंगे, क्योंकि प्रतिभाशाली होने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है ये, कि अगर कोई व्यक्ति सृजनात्मक है तो हम ये मानेंगे कि वह प्रतिभाशाली है। तो वो व्यक्ति किस तरह का काम करे? नंबर एक, उसमें नवीनता एवं मौलिकता होनी चाहिए, यानी कि वो काम बिल्कुल नया हो, और मौलिकता का मतलब अब से पहले उस काम को किसी ने भी उस तरीके से नहीं किया है। नंबर दो, लक्ष्य निर्देशित क्रिया, कि बच्चे अपना एक उद्देश्य निर्धारित कर लेता है, जो भी सृजनात्मक व्यक्ति होगा, और उसका जो भी काम है, उसके काम करने का जो ढंग है, या वो जो सामग्री इकट्ठी करता है, या वो जो काम उसने कंप्लीट किया है, वो उस उद्देश्य के समान होता है, मतलब उस उद्देश्य की पूर्ति होती है। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि आपने ग्लास बनाना शुरू किया था और आपने तालाब बना दिया है, ऐसा नहीं है। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वह प्रतिभाशाली व्यक्ति काम करता है, सृजनात्मक व्यक्ति काम करता है। अभिसारी व अपसरण चिंतन, इसको आप समझ लीजिए कि अभिसारी का मतलब है आपके सामने पूरी दुनिया है अनुभव करने के लिए, ठीक है, लेकिन आपकी जो जरूरत है वो, मान लीजिए आप शिक्षा के विद्यार्थी हैं, तो आपको सिर्फ वो समझना है इस पूरी दुनिया के अनुभव से कि शिक्षा क्या है और प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या होंगे। तो हम इसमें से अभिसारी में क्या करेंगे, हम पूरी दुनिया का निरीक्षण करेंगे, या पूरे शहर का निरीक्षण करेंगे, पूरे राज्य का निरीक्षण करेंगे, और वहां से केवल किन लोगों का चयन करेंगे, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। फिर शिक्षा से जुड़े हुए भी, क्योंकि हमें सृजनात्मक व्यक्ति ढूंढने हैं, तो हम उन चीजों को देखेंगे किसने नवीन नवीन काम किए हैं, किसने नए नए काम किए हैं, जिसने ऐसा कोई काम किया है जो आज तक किसी ने भी नहीं किया हुआ, जिसने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और उसके हिसाब से काम किया। अब हम सिर्फ उन व्यक्तियों का चयन करेंगे। तो अभिसारी का मतलब है आपके सामने बहुत बड़ी संख्या में आंकड़े हैं, आप उनमें से छांट छांट कर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी एक निष्कर्ष को प्राप्त आप कर पाते हैं, तो वो अभिसारी है। यानी कि बहुत सारे को बहुत कम के रूप में आपने लेना है, जो आप, बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं, उनमें से उन चीजों को हटाते जाना है जो आपके काम की नहीं है, और सिर्फ अपने काम की चीजों को रखना है। ये अभिसारी चिंतन है। और अपसरण चिंतन क्या है, कि आपके पास एक उद्देश्य है, आपको ये जानना था कि सृजनात्मक व्यक्ति कौन है, तो आपके पास सिर्फ एक ये लाइन है, आप इस लाइन को लेकर फील्ड में जाएंगे और आप देखेंगे कि कौन व्यक्ति हैं जो नए नए काम कर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, उस एक लाइन का विस्तार करेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में किसने नया काम किया, गणित के क्षेत्र में किसने किया, हिंदी में किसने किया, सामाजिक में किसने किया, हिंदी राजनीतिक विज्ञान में किसने किया। तो अब आप अपने अनुभव को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इस अनुभव को जब फैला रहे हैं, यानी कि अपसरण कर रहे हैं उसका, तब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो उसे हम अपसरण चिंतन के रूप में जानते हैं। तो अभिसारी का मतलब है बहुत बड़े तालाब से
अपने मतलब का एक गिलास पानी निकाल लेना। और अपसरण का मतलब है फैलाना, यानी कि आप एक गिलास लेकर गए हैं और उस गिलास में पानी भरने के लिए आप अलग अलग तालाबों को ढूंढेंगे, कहां कहां पर पानी मिल सकता है वो ढूंढेंगे। अभिसारी का मतलब बहुत सारी चीजों में से एक चीज को निकाल लेना, और अपसरण का मतलब एक चीज को बहुत सारी चीजों में फैला देना। नंबर 5 है अधिक सार्थक ज्ञान, अधिक रचनात्मकता। जिस व्यक्ति में सार्थक ज्ञान होगा, सार्थक ज्ञान क्या होता है कि आपने कहीं से जो भी सीखा है, पढ़ा है, अनुभव किया है, उसे आप अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर पाते हैं, वही ज्ञान आपका सार्थक ज्ञान होगा। तो जिस व्यक्ति के पास सार्थक ज्ञान है, जिसने जहां से जो सीखा है, जो अनुभव इकट्ठे किए हैं, अगर आप उसे अपने जीवन में प्रयोग करके किन्हीं चीजों का निर्माण कर पाते हैं, किन्हीं तथ्यों का निर्माण कर पाते हैं, तो वो आपकी रचनात्मकता में सहायक होंगे। अंतिम बिंदु है इसका अर्थपूर्ण कल्पना, लचीलापन व प्रवाहमयता। अर्थपूर्ण कल्पना कौन करेगा? जिसका ज्ञान सार्थक होगा। अब आप ऐसी कोई कल्पना कर लीजिए कि घोड़े की सूंड आ जाएगी, तो वो कल्पना तो है लेकिन वो अर्थपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि घोड़े की सूंड नहीं होती है। लचीलापन यानी कि आपने जो भी सीखा है, आप जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं किसी परिवर्तन की संभावना है तो आप उसको परिवर्तित कर पाओ। मान लीजिए कि आपने कोई घर बनाया है, घर का मॉडल बनाया है, तो आपके अध्यापक या आपके अभिभावक, आपके मित्रगण या आपका खुद का अनुभव अगर आपको ये महसूस कराता है कि इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है, तो अगर आप उस परिवर्तन को उसमें ला पाते हैं, तब भी आपकी सृजनात्मकता बेहतरीन मानी जाती है, क्योंकि कठोरता जो है वो आपके ज्ञान को सीमित कर देगी। और लचीलेपन का मतलब क्या है कि आपको अगर कोई नया पॉइंट मिला है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तो आप उसको स्वीकार कर पाएंगे आराम से, और उस स्वीकृति को अपने जीवन में, अपने ज्ञान में, अपनी क्रिएशन में, जो भी आपने निर्माण किया है उसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सृजनात्मकता के बिंदु हुए नवीनता एवं मौलिकता, नंबर 2 लक्ष्य निर्देशित क्रिया, नंबर 3 अभिसारी एवं अपसरण चिंतन, नंबर 4 अधिक सार्थक ज्ञान, अधिक रचनात्मकता, और नंबर 5 अर्थपूर्ण कल्पना, लचीलापन व प्रवाहमयता। अब आप देखेंगे पिछड़े बालक कौन है। हमने पहले भी कहा कि जिन बालकों की मानसिक आयु उनकी शारीरिक आयु से कम होती है, यानी कि बच्चा 15 साल का है शारीरिक रूप से, लेकिन उसका जो दिमाग है वो 5 साल के बच्चे का है, तो हम ऐसे बालक को पिछड़ा हुआ बालक मानेंगे। सामान्य बालकों की तुलना में जिन बालकों की कार्य क्षमता व कार्य गुणवत्ता न्यूनतम होती है, उन्हें पिछड़े बालकों के रूप में जाना जाता है। सिरिल बर्ट ने पिछड़ेपन को नापने के लिए विधि इस प्रकार बताई है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम हो, वह बालक पिछड़े माने जाते हैं। और बुद्धि लब्धि को मापने की विधि क्या है? ये बुद्धि लब्धि आप प्रतिभाशाली बालकों के साथ भी इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनकी आईक्यू 120 से ज्यादा होती है, किसी भी बालक की जो मानसिक आयु है या बुद्धि लब्धि, जो मैं पॉइंट यहाँ पर बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ, बुद्धि लब्धि, इसमें अगर 120 से ज्यादा अंक है तो वो बच्चा प्रतिभाशाली माना जाता है। वैसे ये जो अंक हैं कि 85 है या 120 है या 150 है, ये हर जो मनोवैज्ञानिक है उन जो भी निकालते हैं कि बुद्धि लब्धि की विधियां, उनमें अलग अलग माना, अलग अलग अंकों के आधार पर वो लोग मानते हैं कि कौन पिछड़ा हुआ, कौन प्रतिभाशाली होगा। लेकिन सामान्यतः इसका फॉर्मूला यही है बुद्धि लब्धि निकालने का कि वास्तविक आयु नीचे आएगी, ऊपर शैक्षणिक उपलब्धि या मानसिक आयु। समझ रहे हैं? बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धि या मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो इस फार्मूले से आप जो भी अंक निकालते हैं, अगर 85 से कम उसका आता है तो हम मानते हैं, 85 से कम अंक अगर आएगा तो हम ये मानेंगे कि वह बालक जो है वो पिछड़ा हुआ है, काम को बहुत धीमी गति से करेगा, आत्मविश्वास उसमें बहुत कम होगा। रचनात्मकता होगी क्या? रचनात्मकता भी उसमें कम होगी, और अपने ज्ञान का सार्थक उपयोग भी वो बच्चा नहीं कर पाएगा। यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है उसका बिल्कुल उल्टा पिछड़ा हुए बालक की विशेषता मानी जाएगी।
ठीक है। अब देखते हैं कि हम पिछड़ेपन के कारण क्या होते हैं। शारीरिक व मानसिक कारण सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई कमी है, कोई अपंगता है, कोई हीनता है, तो ये भी उसके पिछड़ेपन का एक कारण हो सकता है। मान लीजिए वो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत अक्षम है, वो चल फिर भी नहीं सकता, तो ऐसा व्यक्ति अपने विकास के लिए इधर उधर जाकर अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसके जो अनुभवों की सीमाएं जो है वो बंध जाएंगी, तो उसके पिछड़ेपन का एक कारण हो सकते हैं। दूसरा है मानसिक कारण, कि अगर किसी व्यक्ति में जन्म क्या था, जन्म से ही या फिर किसी बीमारी के कारण या फिर किसी दुर्घटना के कारण अगर उसका मानसिक विकास रुक गया है, मैं बार बार रिपीट करी इस बात को कि अगर बच्चे की जो आयु है वो 15 साल की, लेकिन उसकी मानसिक आयु 5 साल की है, तो वो 5 साल के बच्चे के जैसा ही व्यवहार करेगा। समझ रहे हैं? तो वो भी मानसिक क्षमताओं का विकास ना होना भी पिछड़ेपन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। नंबर 2, परिवार व विद्यालय। अगर किसी बच्चे के परिवार में सामान्य रूप से आप ये देखेंगे कि अगर किसी बच्चे का जो परिवार है वो टूटा हुआ है, विखंडित परिवार है, उसमें बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, उसमें बहुत ज्यादा वहां पर जो माता पिता है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने बच्चे की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, उसकी भावनात्मक आवश्यकताओं को, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे, तो ऐसे में वो बच्चा कुपोषण का शिकार होगा और तब भी उसके पिछड़े होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यही स्थिति विद्यालय में भी है कि यदि कोई बच्चा विद्यालय में आता है और वो ये पाता है कि विद्यालय का वातावरण उसे उसके अनुकूल नहीं है, अध्यापक जो है वो उसे बहुत मारते पीटते हैं या फिर उसे किसी तरह की मानसिक प्रताड़ना देते हैं, या फिर अध्यापक के साथ बच्चे का एक समन्वयता नहीं बन पाई है और उसे भय लगता है, वो कक्षा में बैठना नहीं चाहता, वो अध्यापक से बात नहीं करना चाहता, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे का मानसिक रूप से पिछड़ा होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नंबर 3 है शैक्षिक कारण, कि बच्चा, अब इनमें से मान लीजिए शारीरिक कारण कुछ नहीं है, बच्चा ठीक है शारीरिक रूप से, मानसिक भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, विद्यालय भी ठीक है, लेकिन कुछ एक शैक्षिक कारण भी होते हैं जिनसे बालक पिछड़ा हो सकता है, जैसे कि पाठ्यक्रम। मान लीजिए कि उस बच्चे के माता पिता ने उसको एक क्लास स्किप करा दिया है, बच्चे को अभी उम्र के हिसाब से 3rd में होना चाहिए था, लेकिन वो विद्यालय की प्रक्रियाओं में 2री कक्षा में है, तो माता पिता कई बार क्या करते हैं कि बच्चे को एक क्लास जंप करा देते हैं, 2री क्लास नहीं पढ़ाएंगे, सीधा 3री क्लास में, तो जो पाठ्यक्रम वहां पर मिलेगा बच्चा उसके साथ समन्वयता नहीं कर पाता और वहां पर भी उसके कक्षा में पिछड़ जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगेन जब हम शैक्षिक कारणों पे बात करेंगे तो फिर बच्चे का करिकुलम कैसा है, क्या वो खेल खेल में शिक्षण उसको प्राप्त होता है या फिर रट्टा प्रणाली पर आधारित है उसकी शिक्षा, अध्यापक उनके साथ बच्चे की समन्वयता कैसी है, बच्चा क्लास में आता भी है या नहीं आता, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां देखने में आई हैं कि बाकी सब चीजें ठीक है लेकिन बच्चा किन्हीं कारणों से कक्षा में उपस्थित नहीं रहता, तो जब बच्चा क्लास को अटेंड नहीं करेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि क्लास में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो ऐसी स्थिति में भी उसके पिछड़े होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, हालांकि संविधान में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं और अब तो बहुत छोटे लेवल पर भी और बड़े लेवल पर भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिनसे सामाजिक सांस्कृतिक समानताओं के विकास की बात की गई है समाज में। उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा आदिवासी क्षेत्रों से आता है, उसकी जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग होती है शहरों से, तो ऐसी स्थिति में भी अगर उसके साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं किया जाता या वो बच्चा अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता किसी भी कारण से, तो भी उसके पिछड़े होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में पिछड़ेपन के निवारण के उपाय क्या हैं, कैसे किसी बच्चे को हम पिछड़ेपन से बाहर निकाल सकते हैं? तो देखिए, अगर कोई बच्चा शारीरिक कमियों की वजह से, यानी कि उसमें कोई कुपोषण है या उसमें कोई शारीरिक विकलांगता है, उसके कारण अगर वो पिछड़ा है, तो उसके लिए हम उस बच्चे की मदद कर सकते हैं कि वो घर में पढ़ पाए, इसके लिए सरकार या जो मित्र हैं, परिवार है, विद्यालय है, वो उसकी मदद कर सकता है। अगर परिवार में किसी कमी की वजह से है तो बच्चे को आर्थिक सहायता दी जा सकती है जिससे उसके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से मानसिक क्षमताओं के विकास के ना होने के कारण पिछड़ा है,
तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय बनाए गए हैं जिनको हम स्पेशल स्कूल्स के नाम से जानते हैं, और वहां वो बच्चे अपनी क्षमताओं के अनुसार लर्निंग्स करते हैं, चीजों को सीखते हैं, ताकि वो अपने जीवन में सामान्य जीवन जी पाए अपने जीवन में। तो माता पिता को भी इस बारे में अलर्ट रहना पड़ेगा कि वो उनको कुछ स्पेशल स्कूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रोगों का उपचार, सबसे पहली बात है कि योग्यताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां, कि जिस बच्चे में जितनी क्षमता है उसके हिसाब से उसको पढ़ाया जाए। अगर किसी बच्चे में, जैसे हमने कहा कि 15 साल का बच्चा है लेकिन 5 साल की मानसिक आयु है, तो आप उसको 15 साल के बच्चे वाली किताबें नहीं पढ़ाएंगे, आप उसको 5 साल की आयु के बच्चों की जो किताबें हैं अगर वो पढ़ाएंगे तो वो उनको पढ़ पाएगा और उसमें थोड़ा विश्वास आ पाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। नंबर 2, शिक्षण विधियां, कि जिस बच्चे की रुचि और क्षमता जैसी है उसको उन्हीं विधियों से पढ़ाया जाए। सामान्यतः विद्यालय में आपने देखा होगा कि 40 बच्चों की कक्षा है और जो अध्यापक है या अध्यापिका है वो एक ही विधि से सारे बच्चों को पढ़ा देते हैं। उनमें से आधे बच्चों को समझ आया नहीं आया इस बात पर तो अवधान का केंद्रण जो है वो थोड़ा कम रहता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे पिछड़े ना, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस बच्चे में जितनी क्षमता है, उसकी जैसी रुचि है, योग्यता है, उसके हिसाब से शिक्षण विधि का चयन किया जाए कि वो खेल खेल में सीखेगा या स्वयं करके सीखेगा, प्रोजेक्ट मेथड से सीखेगा, कहानी के माध्यम से सीखेगा, कैसे। नंबर 2, रोगों का उपचार, अगर बच्चे को कोई शारीरिक बीमारी है तो उसके लिए उसके रोग का उपचार करके हम उसको उसके पिछड़ेपन से मुक्ति दिला सकते हैं। नंबर 3, निःशुल्क शैक्षिक निर्देशन, इसमें विद्यालय की और अध्यापक की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अभिभावकों को अपने पास बुलाए, उनसे संवाद स्थापित करे और बच्चे के पिछड़ेपन का कारण क्या है पहले उसे पहचाने और फिर उसको दूर करने का संभावित कारण, संभावित उपाय क्या हो सकता है ताकि बच्चा पिछड़ेपन से बाहर आए। इस विषय पर निरंतर बातचीत करने की जरूरत है अध्यापकों को और अभिभावकों को एक साथ मिलकर, जिसमें जो शिक्षा प्रबंधन के लोग हैं वह भी मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अभिभावक साक्षरता कार्यक्रम, जो शैक्षिक निर्देशन है वो तभी सफल हो पाएगा जब अभिभावक पढ़े लिखे होंगे, उन्हें पता होगा कि बच्चे किस किन कारणों से पिछड़ सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स को ये पता ही ना हो कि कैसे पिछड़ सकते हैं तो वो उनको मानेंगे कि भगवान ने ही इनको कमजोर बनाया है, भगवान ने इनमें कम दिमाग डाला है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर अभिभावक साक्षर होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो वो मानेंगे कि इसका कुछ विशेष कारण हो सकता है और अगर हम कोशिश करें तो उस कारण को दूर करके अपने बच्चे को सामान्य बना सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो अध्यापक हैं उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो ऐसी हों कि वो अभिभावकों से और बच्चों के साथ एक समन्वय वाले संबंध जो है स्थापित कर पाए। बाल केंद्रित शिक्षण हो, जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी हम बच्चे को केंद्र में मानकर काम करेंगे। बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की आवश्यकता क्या है, बच्चे की क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, उन सब चीजों को ध्यान में रख के करेंगे तो भी बालकों के पिछड़े होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी और शिक्षा जो है वो बड़ी आनंद देने वाली हो जाएगी, जिससे अधिक से अधिक बालक शिक्षा से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब ये जो हमने पिछड़ेपन की बात की, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जो वंचित बालक हैं उन पर एक दृष्टि डालने की जरूरत है कि वंचना एक परिस्थिति सापेक्ष अवधारणा है। यह समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं गैर बराबरी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे वंचना एक परिस्थिति सापेक्ष अवधारणा है। सापेक्ष का मतलब है कि कोई जो बालक है वो सामाजिक रूप से पिछड़ा है। ये बात आप कैसे जान पाएंगे? अगर शहर में है तो आपको इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, किसी पिछड़े क्षेत्र में हैं, तो आप देखेंगे कि वहां जाति पाति का प्रभाव अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सापेक्ष का मतलब होता है कि जब किसी विशेष स्थिति के साथ आपका संबंध हो जाता है, यानी कि आप पिछड़े क्षेत्र में हैं तो आप सामाजिक रूप से वंचित अगर है तो हो सकता है आपको शिक्षा का अधिकार ना मिले या आपको शिक्षा प्राप्त करने की उतनी सुविधाएं ना मिले और जो जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, नौकरी के लिए परीक्षाएं होती हैं, अगर आप बहुत पिछड़े क्षेत्र में हैं, वहां पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है
आप फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी। तो सापेक्ष अवधारणा का मतलब है जब एक स्थिति का दूसरी स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि पिछड़े क्षेत्र होने की वजह से आपकी शैक्षिक उपलब्धियों पर, आपकी शारीरिक मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, तो उसे आप प्रभाव पड़ता है और उसकी वजह से आपके अंदर आप एक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। वंचना का मतलब होता है आप उस उपलब्धि को, आप उस अवसर को नहीं पा पाए हैं। तो समाज में व्याप्त ऐसी चीजें हमारा ध्यान आकर्षित करती है और हमें विशेष रूप से ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आर्थिक क्षेत्र पर भी आता है कि जिन बालकों के पास आर्थिक तंगी है, जो अपनी मूलभूत जीवन की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको भी अवसरों की प्राप्ति कम हो पाती है। तो ये भी हमारा एक सांस्कृतिक वंचना है। सांस्कृतिक वंचना इसलिए है क्योंकि जब आप चीजों को आपकी पहुंच नहीं है उन चीजों तक, तो आपको उनकी जानकारी भी नहीं मिल पाएगी और जब जानकारी नहीं होगी तो आप उस सुविधा से लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। तो वंचना के क्षेत्र क्या क्या हो जाएंगे? सामाजिक, जिसमें जाति पाति, आपके पूरे समाज की जो संरचना है वो, आर्थिक, रुपए पैसे की स्थिति आपकी, राजनीतिक, कि अगर आप राजनीतिक रूप से एक ऐसे समुदाय से संबंध रखते हैं जहां पर आपकी कोई सुनवाई नहीं है, तो भी आप बेहतरीन अवसरों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक व भौगोलिक आदि सब वंचना के क्षेत्रों में आते हैं। इसी के साथ एक सेकेंड किया, तो वंचना के क्षेत्रों के साथ ही आपसे इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।